नमस्कार। 20th लेक्चर है हमारा ये। ठीक है, इसमें हमने जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट करना है। सेकंड वाला चैप्टर बहुत बड़ा चला गया था। अब क्या कोशिश करूंगी कि वीडियो को बहुत लंबा ना ले जाऊं, मतलब जो लिखने वाला पार्ट है वो बिहाइंड द सीन कर लूं, कैमरे के सामने ना करूं, क्योंकि अपलोडिंग के टाइम पे ना बहुत दिक्कत आ गई थी। 3-4 बार अपलोड किया पर पता नहीं क्या एरर आ रहा था। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली गई थी, बहुत ज्यादा स्टोरेज बढ़ चुका था उसका, इस वजह से। ठीक है, ये चैप्टर चैप्टर 15 है हमारा। 2 चैप्टर अभी हम कवर कर चुके हैं फोर्थ ब्लॉक के, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आपने स्पेनिश की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पिन कमेंट में चाहिए देखिए, अदरवाइज यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड कर देगा मेरी पूरी प्लेलिस्ट। जाके शुरू से देखना, यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या चल रहा है, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ इंग्लिश में चलने वाला है। ये तो बस मेरी तरफ से आपके लिए कुछ एफर्ट्स है कि मैं आपको कुछ भी काम नहीं करने दे रही हूँ। बस आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको करिए, ये भी मैं खुद ही करवा रही हूँ। बाकी स्पेनिश का जो लेक्चर है वो ज्यादा मेन है, जो शुरुआत से चलते हुए आ रहे हैं वो वहां से ही करते हुए आइए, तभी जाके यहाँ तक आते आते आपको समझ आएगा कि वीडियो में चल क्या रहा है। ठीक है, चैप्टर 15 द आर्ट। ठीक है, LRT का मतलब होता है द आर्ट। तो हम स्पेनिश के अंदर, स्पेनिश कल्चर के अंदर उसकी आर्ट्स को जानने वाले हैं, कैसे कैसे आर्ट है। लाइक हमें पेंटिंग देखना है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर देखना है, और कुछ सिनेमा देखना है। ये आज हमारे 3 टॉपिक रहने वाले हैं आज के। हमें पेंटिंग के बारे में 2 इंसानों के बारे में देखना है, पाब्लो पाब्लो पिकासो एंड फ्रीदा काल्हो। फिर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमें 2 लोगों को देखना है, एंटोनियो गोडी, फेर्नांडो बोटेरो। और सिनेमा के अंदर भी पेड्रो अल्मोदोवार एंड लैटिन अमेरिकन सिनेमा। ये जो टॉपिक है हमारे 3 मेजर टॉपिक है, इन मेजर टॉपिक को हमें एक एक करके देखना है। क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा, या तो बोल देगा पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करो, हिस्पैनिक पेंटिंग लिख के आ जाएगा, स्पेनिश पेंटिंग लिख के आ जाएगा हेडिंग में। तो आपको ये दोनों को इंसानों को समझाना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया, कैसा था, किस तरीके की पेंटिंग बनाया करते थे, ये सारी चीजें देखनी होगी। स्कल्पचर वाला आ गया तो उसके हिसाब से दोनों के बारे में बताना होगा आपको। और लास्ट में अगर सिनेमा के बारे में आ गया, हिस्पैनिक सिनेमा आ गया, स्पेनिश सिनेमा आ गया, टॉपिक कुछ भी आ सकता है। देखिए, मैं आपको करवा सब कुछ रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ टोटली। वहां पे आपको जाके 60 वर्ड्स में लिखना है, और आप 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको 2 ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आपको चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ जो हमारा लैटिन अमेरिकन सिमरा, पेड्रो अल्मोदोवार, इनके बारे में सब कुछ को एक ही बार में अच्छे से समझाऊंगी। पहली वाली वीडियो की तरह मैं बोर्ड के सामने सामने, वीडियो के सामने सामने नहीं लिखूंगी, इसको पीछे ही करना सही है। मतलब मैं वीडियो को पोस्ट कर दूंगी जहां मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं इसको लिख लूंगी और कोशिश करूंगी बहुत लंबा ना ले जाऊं, ताकि आपके पास अगर टाइम की कमी हो तो हो जाए, और मुझे भी अपलोड करते टाइम उसकी दिक्कतें ना फेस करनी पड़ी। ठीक है, शुरुआत करें। अब तक का सब कुछ क्लियर है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखने वाली हूँ, कैसे क्या होने वाला है। अगर टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी है तो 1.5x पे करके देख लीजिए, 2x पे करके ना ही देखिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले ये समझ लीजिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, जब हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं ना, और बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा के देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है कि हम समझ तो पा रहे होते हैं कि वो बोल क्या रहा है इंसान, वो चल क्या रहा है, बट हमारे ब्रेन को टाइम नहीं मिल पाता इतना कि वो उसे स्टोर कर सके। समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, आप बोलेंगे मैम दिक्कत कुछ नहीं आती है, आप जो भी बोल रहे हो 2x पे मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है, मैं उसको अच्छे से समझ पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए ब्रेन को कुछ सेकंड्स का टाइम चाहिए होता है, जो टाइम उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, क्योंकि ब्रेन पूरा फोकस सुनने में और अटेंशन देने में लगा रहा है कि बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उसे फीड करने में बहुत टाइम लग जाता है। दैट्स द रीजन मैं कह रही हूँ 1.5x पे देख लेना, थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो चलता है 2x से, तो ज्यादा टाइम आपको मिल जाएगा और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल करके भी देखना चाहे तो और अच्छी बात है, अभी टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो एग्जाम के टाइम पे फिर से कुछ भी चीज रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ जो बोर्ड पे मैं लिखने वाली हूँ उसे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स जरूर करना है। जो मैं बोलूंगी आपको नहीं याद रहेगा। मैं भी अगर कोई वीडियो देख रही हूँ, मैं उसको सोचूं कि मैं कर लूंगी उसे देखते देखते याद, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आपको नोट जरूर करना है, बिकॉज जब हम नोट कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग को और ज्यादा टाइम मिलता है उसको फीड करने का, तो एक बार लिख लेने से याद हो जाती है चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। शुरुआत करने से चैप्टर से पहले सबसे पहले यही काम करना होता है कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि हम चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं। ये थोड़ी ना कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते सोचेंगे अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया। तो चैप्टर की शुरुआत अगर हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए तो चैप्टर करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये आप लिख सकते हैं साथ में। इसके बाद मैं अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगी और पेंटिंग का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे लिख दूंगी, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग ऑन होगी। दैट्स इट। ओके, ये रहा आपका पूरा पेंटिंग का कंटेंट। मैंने आपका टाइम बचाते हुए और शायद अपना मेहनत भी बचाते हुए एक ही साथ इन दोनों को ही लिख दिया है। दोनों पेंटर्स को समझाना था ना हमें, पैब्लो पिकासो और फ्रीदा कोहला। तो इस तरफ उनका कंटेंट, इस तरफ उनका कंटेंट, और यहाँ पर ही आपका पेंटिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, रोक लीजिए और इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम एक साथ इसको देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है और किस तरीके से क्या ड्राइंग थी, कैसे उनके लाइफ थी, ये सारी चीजें। ठीक है, पहले चलते हैं पैब्लो पिकासो की तरफ। द मोस्ट वैल्यूड स्पेनिश पेंटर ऑफ द 20th सेंचुरी इज द इनोवेटिव पाब्लो पिकासो। मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस थे, ऑब्वियसली, है ना, बहुत ज्यादा फेमस थे और 20th सेंचुरी के थे। ठीक है, तो उनका नाम Pablo Picasso. Picasso knew how to adapt his creation to the vertiginous टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। जो पिकासो थे वो जानते थे कि किस तरीके से उन्हें अडेप्ट करना। अच्छा, एक चीज समझिए, पहली बात तो पेंटिंग का रोल क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, या पेंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज होती है। देखिए, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में उसकी हिस्ट्री जाननी है तो पेंटिंग हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो उसके जो सोर्सेज होते हैं उसमें पेंटिंग भी इन्वॉल्व होता है, कि पेंटिंग के जरिए हम वहां उस टाइम के लोगों के बारे में जान पाते हैं, वो कैसा कल्चर था, वो किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती है एक पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि पिकासो जी तो रहे हैं 20th सेंचुरी में, पर वो पेंटिंग बना रहे बहुत पुराने जमाने की। तो उससे कुछ गलत नहीं है, पुराना होना या फिर ओल्ड चीजें वाले करना कोई गलत नहीं है, बट हमें बोलते हैं ना, बदलाव जरूरी है जीवन के अंदर। तो इसीलिए टाइम के साथ साथ चेंज करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप बोलते हैं ना कि वो तो चेंज हो गया, वो तो बदल हो गया, अरे बदलना तो जरूरी है ना, बदलाव होना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। तो इन्होंने भी अपने क्रिएशन के अंदर बहुत अपडेट करते रहे टाइम के साथ साथ, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने पेंट करी, इसीलिए बहुत फेमस भी हुई, क्योंकि बहुत तरह के क्रिएशन बनाया करते थे, टाइम के साथ साथ अपने चेंजेस करते रहे थोड़े थोड़े, और किस तरीके से जो चीजें ज्यादा पसंद आ सकती हैं उन चीजों के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, पिकासो वाज बोर्न इन 1881 इन मालागा, स्पेन। स्पेन में एक जगह है मालागा, वहां पे इनका जन्म हुआ 1881 में। एंड इट इज सेड दैट हिज फर्स्ट वर्ड्स वर पिस पिस इन एन अटेम्प्ट टू से लेपिस। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, अब हमें नहीं पता कहा जाता है कि नहीं, पर बुक के अंदर ये लिखा गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि पिकासो के जो पहले शब्द थे, पहले शब्द, जब वो पहले शब्द उन्होंने बोले, बच्चा पहले शब्द बोलता है ना, तो उनके जो पहले शब्द थे वो कुछ इस तरीका थे कि पिस पिस। अबे पिस पिस का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि शायद वो पिस पिस ना कह के लेपिस बोलना चाहते थे। होता है ना, पहले बच्चा मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, या मॉम डैड जैसे भी अलग अलग जगह बोलते होंगे, या माद्रे पाद्रे जैसे भी बोला जाता है। स्पेन के ऑब्वियसली तो स्पेनिश बोल रहे होंगे, पर वो पिस पिस बोल रहे थे, ना ही उन्होंने पापा का नाम लिया ना मम्मा, मतलब वो कुछ अलग ही था। ऐसा बोला जाता है, कहानी के थ्रू बोला जाता, तो उन्होंने लेपिस बोला। वो लेपिस बोलना चाहते थे पर लेपिस ना निकलते, वो सिर्फ पिस पिस बोल पाते थे। और लेपिस का मतलब स्पेनिश के अंदर होता है पेंसिल। ठीक है, साइड में मैंने पेंसिल भी लिख दिया है। तो वो कुछ ऐसा, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो पेंटिंग के अंदर इतनी रुचि रखते थे, छोटे में ही उन्होंने अपना पहला शब्द लेपिस बोलने का ट्राई किया। जो उनके पहले शब्द थे वो लेपिस थे, और वो पिस पिस ही उसे बोल पाए, ऐसा लिखा है बुक में। His most famous works are from his Cubism epoch. In fact, he was a pioneer in challenging the norms of the copying nature as it is. ठीक है, जो इनके फेमस वर्क थे वो इनके क्यूबिज्म इपोच में से थे। इसको डायरेक्टली याद करना है आपको। और उनको एक अलग चैलेंज लेना बहुत पसंद था, कि वो ज्यादातर ना नेचर से रिलेटेड पोएट्री कह रही हूँ, पोर्ट्रेट बनाने में
ज्यादा उनकी रुचि थी और वो चाहते थे कि जो नेचर है ना मैं उसको एज इट इज कॉपी कर पाऊँ, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेचर को कॉपी करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने ये चीज देखी और उसके अंदर भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली, वो कुछ उसके अंदर ना ऐसे बोलते हैं ना जैसे हिंट छोड़ के बहुत क्रिएटिव तरीके से, कि सोचने वाले को भी दिमाग लगाना पड़े कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं और किस तरीके से, उसके अंदर भी बहुत डीप मीनिंग घुसा के फिर वो पोर्ट्रेट बनाया करते थे। तो इसीलिए तो इनोवेटिव इनका हो गया ना, इनोवेटिव पाब्लो पाब्लो पिकासो। तो बहुत अलग तरीके से इनका जो स्टाइल था वो बहुत अलग था, जो कि बहुत से लोगों को पसंद आया और ये बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे 20th सेंचुरी में। क्लियर? यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। देखिए जो मैं समझा रही हूँ, चाहे तो मैं आपको बोल दूं ऐसे नोट कर लो, पर मैं जो बोल रही हूँ ना वो आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा एज कम्पेयर टू आप डायरेक्टली लिख लेंगे तो उस। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फ्रीदा कोला। इनकी कहानी ज्यादा ही लंबी है और इसके अंदर कुछ अलग कहानी भी है, उनकी लाइफस्टाइल को बताया गया है, कैसे कैसे उन्होंने चीजें सीखी, क्या क्या उनके लाइफ के अंदर हुआ और फिर वो पेंटिंग करियर में कैसा आई, वो सारी चीजें भी इधर लिखी गई हैं। ये जो चीज है जो आपको लग रहा है ना बहुत बड़ा तो याद नहीं कर पाओगे, मानिए इसे आप इसे ज्यादा टाइम तक याद कर पाओगे, बिकॉज इसके लाइफ के अंदर उन्होंने एक स्टोरी बता रखी है उनकी, तो आप देखना अभी खुद ही पढ़ते हैं फिर ध्यान रखते हैं। फ्रीदा कोला, unlike Picasso, the Mexican artist Frida Kahlo didn't always wanted to be a painter. Her artistic career started after a bus accident when she was 18. तो जो फ्रीदा कोला थी ये हमेशा से, जैसे पिकासो तो थे, बोला ना कि बचपन से ही उन्होंने पहला ही लेपिस बोल दिया, बट इनका ऐसा था कि ये कभी चाहती तो कभी भी नहीं थी कि इनको पेंटर बनना है, बट भगवान ने वाले पता नहीं क्या रखा हुआ है ना, टाइम के साथ बदल जाता है। बट इनका जो पेंटिंग करियर था वो तब स्टार्ट हुआ जब इनका 18 की जब ये एज थी इनके, और इनका बस से एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज्यादा बहुत बुरा एक्सीडेंट था वो, ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत बुरा एक्सीडेंट। इनको बहुत तगड़ी इंजरी पड़ी थी, बोन में, पेल्विस, रिब, सब जगह पे इनकी बोन जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और इनकी लाइफ एट द एज ऑफ 18, जिस टाइम पे बच्चा ही होता है एक इंसान और सीख ही रहा होता है, डेवलपमेंट कर ही रहा होता है, चीजें जान रहा होता है, उसी उम्र में इनका ये सब हो चुका था। ठीक है, she spent over a year in a bed recovery from fractures to her spine, ribs, and pelvis. She wanted through more than 30 operations in her life, and during her convalescence, she begins to paint. तो इन्होंने बहुत सारा टाइम बेड रिकवरी में ही गुजारा है, ऑब्वियसली गुजारना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंजरी इनको हो गई थी और रिकवरी में, और इनको बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए थे इनके स्पाइन में। स्पाइन बोले तो रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल इनका जो पूरा पीछे का हिस्सा है ना, स्पाइन बोल लो, रिब्स बोल लो, पेल्विस रिब्स बोल लो, सब कुछ, पेल्विक बोन्स बोल लो, वो सब कुछ डैमेज हो चुका था और उनको बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए थे और मोर देन 30 ऑपरेशन हुए थे इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो चल नहीं पा रही थी। बहुत सारी दिक्कतें, पूरी रिब उनकी फ्रैक्चर थी, इतने ऑपरेशन करे थे बहुत ज्यादा कि वो बहुत, सोचो ना कि इंसान की लाइफ जो भी सिर्फ 18 साल का ही है उसके लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, इतने ऑपरेशन झेलने पड़ रहे हैं और वो अकेलापन शायद वही जान सकता है, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, है ना। और देखिए ऐसी परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में ये गुजर के आई हैं, स्टिल हम इन्हें इतना पढ़ रहे हैं, इनको जान रहे हैं और एज अ फेमस पेंटर्स तो देखो बहुत सारे होंगे, ऑब्वियसली होंगे ना, ये दोनों तो अकेले नहीं होंगे। सब इन दोनों का नाम ही क्यों आया, एक तो इनका इनोवेटिव स्टाइल की वजह से और इनकी लाइफ ऐसी होने के बाद भी स्टिल उन्होंने क्या चीजों को प्रेजेंट किया वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इनके 30 ऑपरेशन हुए और उसके बाद ही ऐसी जब लाइफ बन गई कि उनके शरीर काम करना नहीं करा, वो और कोई एक्टिविटी कर नहीं सकी, हाथ ठीक ठाक थे, तो पेंटिंग करना उन्होंने ज्यादा सही समझा। शायद पेंटिंग करना एक तरीका होता है खुद के विचारों को लिखने का। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टली डायरी में नोट कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को शायद ये चीज नहीं, वो एक पेंटिंग के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। उनकी पेंटिंग बता रही होती है कि आज वो किस सोच के बारे में लिख रहे हैं, अगर वो अपने बारे में एक्सपीरियंस के थ्रू बना रहे हैं या फिर किसी से रेफरेंस बोल दे कि ये बना दे तो वो उनका अलग होता है मैटर, बट अगर कोई खुद से अपने दिमाग को सोच के कुछ बना रहा है विदाउट एनी रेफरेंस तो वो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो खुद के एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से या जो भी उसकी लाइफ के अंदर गठित हुआ है उसके बारे में ही ड्रॉ कर रहा होगा। पेंटिंग एक वे ही है खुद के इमोशंस को दिखाने का कि क्या चल रहा है लाइफ में, और शायद उनके पेंटिंग के थ्रू ही जो वो डीप फीलिंग्स जो उनके पेंटिंग्स में दिख पा रही थी उसकी वजह से ही उन्हें इतना ज्यादा फेम मिल पाया। ऑब्वियसली उनकी क्रिएटिविटी तो होगी ही। 4 years later, she married the famous Mexican muralist Diego Rivera,
वो was 20 years older than she and they had a turbulent relationship. 4 साल बाद, मतलब अभी ये 18 की है, 4 साल बाद इन्होंने शादी कर ली बहुत फेमस मैक्सिकन म्यूरलिस्ट से जिनका नाम था डिएगो रिवेरा। और जो इंसान, मतलब ये खुद 20 साल की हैं और वो भी इनसे 20 साल बड़े हैं। नहीं, ये 20 साल की नहीं, ये 22 साल की हूँ। तो ये 22 साल की हैं और वो भी इनसे बड़े हैं, तो सोच लीजिए ये आराम से 40 के पार इंसान थे और ये खुद अभी 20s में ही है अपनी। तो उन्होंने इतने बड़े इंसान से शादी कर ली, रीजन नहीं लिखा है क्यों, क्या, जो भी हो सकता है, कुछ भी। तो उसके बाद जो इनका रिलेशनशिप था, देखो जरूरी थोड़ी ना उम्र बड़ी होने से कि रिलेशनशिप ठीक ना चले, बट इनका नहीं चल पाया और बहुत गंदा रिलेशनशिप रहा और बहुत ज्यादा वॉयलेंस वाला कह सकते हैं, या वॉयलेंस ना होके भी इमोशनल डैमेज जो पड़ रहा होता है इंसान को रिलेशनशिप में आके, वो इन्होंने फेस किया। ऑब्वियसली इतनी रिकवरीज के बाद उसके बाद ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बुरा रहा होगा उनका ये टाइम। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, विजिबल है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम फ्रीदा क्रिएटेड अराउंड 200 पेंटिंग्स रिलेटेड टू हर एक्सपीरियंसेस। जैसे मैंने आपको बोला था, इंसान जब ऐसी लाइफ में होता है और उस पेंटिंग को एक जरिया चुनता है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो वो ज्यादातर खुद के एक्सपीरियंस के बारे में ही लिख रहा होता है, खुद के बारे में ही बता रहा होता है। तो उन्होंने मोर देन 200 पेंटिंग्स को बनाया और एक बार देख भी सकते हैं कि उनके पेंटिंग्स क्या थी, गूगल कर लीजिए किस तरह की पेंटिंग बनाया करती थी, क्या था उनके अंदर डीप मीनिंग जो इतना फेमस हो गई। और आज 2 पेंटर के नाम के अंदर हम उनका नाम भी देख रहे हैं, ठीक है। और मैनी ऑफ दीज ड्राइंग वर सेल्फ पोर्ट्रेट, और ज्यादा से ज्यादा सारी बोल सकते हो ऑलमोस्ट वो खुद के बारे में ही बता रही होती थी, खुद ही को ड्रॉ कर रही होती थी और खुद की ही फीलिंग्स बता रही होती थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला। एक तो उनका पहला एक्सीडेंट वाला, और दूसरा उनके हस्बैंड से उनके रिलेशनशिप। दोनों की एक बार पेंटिंग दिखा दूं, बुक में मेंशन है, ठीक है। एक बार ये दिखाती हूँ, देखो जो ये है पैब्लो पिकासो, ये है, और ये उनकी एक पेंटिंग का एक रेफरेंस दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, एक नेचर की ही पेंटिंग है, कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट की जा रही है। आई गेस विजिबल होगा ही ये, है ना। और ये है फ्रीदा कोला, और ये उनके द्वारा एक बनाई हुई पेंटिंग। देख पा रहे हैं कि इनके जो रिब्स है उसको उन्होंने किस तरीके से फ्रैक्चर बताया है और ऑपरेशन का वो बताया है। अब बोलेंगे कि मैम आप ये क्या चीज दिखा रहे हो, नजरिया ठीक रखोगे तो कुछ भी चीज गलत नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल नजरिए से देखो, सब चीज नॉर्मल रखेगी। चलिए, पेंटिंग वाला खत्म हो चुका है, ये लीजिए, पूरा समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि उनकी जो 47 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, इनकी फ्रीदा कोला की, जब ये 47 ईयर्स की थी उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर की तरफ, जिनके अंदर हमें 2 इंसानों को पढ़ना है। इनकी भी एक बार पेंटिंग दोनों की दिखाऊंगी। चलिए, इसको लिख लीजिए, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इसके भी दोनों मैंने लिख लिए, एंटोनी गॉडियर फर्नांडो बोटेरो, ठीक है। ये रहा आपका दोनों का कंटेंट, एक ही बार में इधर भी लिख दिया है, एक एक करके पढ़ते हैं, साथ में समझते हैं, एग्जाम में नंबर लेके आते हैं। द मोस्ट फेमस स्पेनिश आर्किटेक्ट इन स्पेन इज एंटोनी गॉडी। ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, देखेंगे किस वजह से इनको इतना फेमस, किस वजह से इतना फेमस हुआ है, क्योंकि पेंटर्स या आर्किटेक्चर तो बहुत सारे होंगे, बट इन्हीं का नाम इतना ज्यादा क्यों बुक में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि ये थे वो बहुत फेमस। तो देखते हैं। But he used to miss many classes when he was studying architecture, but on contrary, he was always at the library attending lectures about different topics. He believed that the new development in architecture would depend on social, political, or economical condition rather than on architecture itself. समझाती हुई क्या कह रहे हैं, ये बहुत, जब ये आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, ये कर रहे थे आर्किटेक्चर की पढ़ाई। आर्किटेक्चर की पढ़ाई में ये बहुत सारे क्लासेस जो थे वो आर्किटेक्चर के मिस कर दिया करते थे।
मिस बोल लो, स्किप बोल लो, क्योंकि मिस होता है कि गलती से स्किप मिस हो जाना, और स्किप होता है कि खुद जान के करना, तो शायद स्किप होता, बट ठीक है। तो ये मिस कर दिया करते थे बहुत सारी क्लासेस। क्यों करते थे, क्या करते थे उस बीच में? तो उस बीच में जाके लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते थे, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, उनके बारे में डिफरेंट बुक्स और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ये पढ़ते रहते थे। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों करते थे? इनका मानना था कि अगर आप कोई न्यू डेवलपमेंट चाहते हो आर्किटेक्चर के अंदर, अगर आप कोई न्यू डेवलपमेंट चाहते हो आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर का सीखना नहीं होगा, क्योंकि हमें और भी चीजें सीखनी होगी, जैसे कि आर्किटेक्चर वुड डिपेंड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। तो ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो होता है सिर्फ आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करेगा, उस तरह का सोशल स्टेटस क्या है, वहां पे पॉलिटिक्स कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, इन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है आर्किटेक्चर। बहुत कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसा थोड़ी ना हर जगह का जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, नहीं होता है, क्योंकि वहां की कंडीशन अलग है, वहां का सोशल अलग है, वहां का पॉलिटिक्स अलग चलती है, वहां की इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। बहुत अमीर देश हो तो अलग तरह का आर्किटेक्ट होगा, ज्यादा बजट नहीं है तो अलग तरह का होगा। तो इसलिए वो बाकी सारी चीजें भी पढ़ते थे वहां जहां ये रहने वाले थे, और इनका मानना बिल्कुल सही था कि हाँ ऐसा ही होता है। शायद इसी वजह से इन्होंने बहुत ब्रॉड चीज समझी और उसके ऊपर कमांड बनाई और अलग तरह का आर्किटेक्ट शुरू किया। अभी समझेंगे कि कैसा आर्किटेक्ट शुरू किया था, कि इन्होंने एक शुरुआत की थी आर्किटेक्ट की, और इनकी मृत्यु आ गई थी उस बीच में ही, और वो काम खत्म नहीं हो पाया था, अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है, और आज तक उसे वो खत्म कर भी नहीं पाया है कोई। ठीक है, देखते हैं। His biggest project was the construction of the cathedral, the, वैसे दानी ल लिखा है बट स्पेनिश में द होता है ना, ला साग्रदा फेमिलिया, इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो, सेटेडल द साग्रदा फेमिलिया। और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही था, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 से ज्यादा साल इस प्रोजेक्ट को दे दिए थे। गॉडी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑब्वियसली 40 साल से ज्यादा इन्होंने इस प्रोजेक्ट को दे दिया था। विदाउट इवन सेइंग इट फिनिश्ड, उन्होंने इसको फिनिश करा नहीं था, फिनिश हो नहीं पाया था उनकी, जैसे मैंने बोला उनकी मृत्यु आ गई थी और वो काम खत्म नहीं हुआ। एंड इट इज स्टिल अनफिनिश्ड एज देयर आर नो ब्लूप्रिंट टू फॉलो, और ये आज तक भी कभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि, बोला नहीं ऑब्वियसली है, कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, वो अपने ही दिमाग से, ब्लूप्रिंट होता है जब भी कोई हम आर्किटेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो एक बार अगर आपने देखा होगा कि जो भी आर्किटेक्चर होते हैं वो 3D में पहले ही डिजाइन कर लेते हैं कि घर कुछ ऐसा दिखने वाला है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, वो 3D में डिजाइन हो जाती है, तो एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर वो ब्लूप्रिंट हमारे पास अवेलेबल हो तो पता चल जाएगा आगे का स्टेप क्या है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था, वो ऑन द स्पॉट चीजें सोच रहे थे, या जो भी चीज थे कहाँ गया क्या नहीं, बट आज तक वो खत्म नहीं हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि मे बी ये 2025 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कंटेंट के हिसाब से कि 2025 तक ये खत्म हो जाएगा, लेट्स सी। वैसे हमें क्या ही करना है जान के, है ना। और इनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कि हुआ क्या, कि जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये आखिरी सालों में अपनी यही वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत अलग तरह के इंसान बन के रह गए थे, ज्यादा मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी, ज्यादा होता है ना, देववादी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और बहुत अलग तरह का इंसान से दाढ़ी बढ़ गई है, कुछ कपड़ों पे ध्यान नहीं देना, ऐसा नॉर्मली एक ही कपड़े चल रहे हैं बस, ऐसी मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसा कि एक साइंटिस्ट दिखता है ना जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है तो फिर दाढ़ी बढ़ रही है, वो सब वैसा कुछ रहने लग गए थे। तो एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया रोड पर, और एक्सीडेंट के बाद जब इनकी हालत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने कैब ड्राइवर को, मतलब जो भी कैब ड्राइवर ने खुद देखा या फिर इन्होंने उसको बोला, तो उसने मना कर दिया, कैब ड्राइवर ने मना कर दिया, वो इंजर्ड थे, ब्लड निकल रहा है, कैब ड्राइवर ने मना कर दिया। रीजन इज बिकॉज ये देखने में इतने अजीब लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई बेगर होगा, कोई भिखारी होगा, ये मेरे कैब के पैसे नहीं दे पाएगा और मेरा ले जाना क्या फायदा होगा इसको, तो ये नहीं जा पाए, टाइम पे नहीं जा पाए। तब भी जैसे जैसे जब पहुंचे किसी और लेके गया होगा, ऐसा बोलते हैं कि कोई और लेके गया होगा, और उसके बाद टाइम लेट हो गया और ये कुछ 2 दिन उसके बाद जिए थे, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मतलब चल रही थी इनकी सर्जरी वगैरह, जो भी इनके ऑपरेशन चल रहे थे वो चल रहे थे, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 2 दिन बाद। शायद लुक ठीक रख लिया होता, बट जो है, जो होना होता है वो तो होता ही है। ठीक है, तो आज तक भी ये काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला देखिए, फर्नांडो बोटेरो, फर्नांडो बोटेरो, ठीक है, द कोलंबियन
Fernando Botero is considered the living artist most recognized is Hispanic world. Hispanic world में अगर किसी आर्टिस्ट, एक लिविंग आर्टिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे मन में फर्नांडो बोटेरो का नाम जरूर आता है। इनको 2012 में ही रिसीव द इंटरनेशनल स्कल्पचर सेंटर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट इन कंटेम्पररी स्कल्पचर अवार्ड, ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो इनको 2012 में मिला था, जो कि जो आर्किटेक्ट के फील्ड में होते हैं उनको ही मिलता है। ठीक है। बोटेरो डिपिक्ट्स वुमेन, मेन, एनिमल, नेचर, हिस्टोरिकल इवेंट एंड कैरेक्टर्स विद एक्सेगरेटेड एंड डिसप्रोपोर्शनेट वॉल्यूमेट्री। तो ये क्या बनाया करते थे, है ना, पहली बात तो स्कल्पचर्स बनाते थे, एक होता है आर्किटेक्ट, एक होता है स्कल्पचर्स। तो ये स्कल्पचर्स बनाया करते थे और ये डिपिक्ट करते थे ज्यादातर विमेन्स को, मेन, एनिमल, नेचर, मतलब जो भी चीजें हैं नॉर्मली जो चीजें डिपिक्ट की ही जाती हैं वो ये क्या करते थे और उनको बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते थे। ऑब्वियसली सेम टू सेम कर देंगे वो तो कोई भी कर देगा, बट ये थोड़ा अलग उसके अंदर अपना इनोवेटिव स्टाइल भी ऐड किया करते थे, अपनी क्रिएटिविटी को भी ऐड किया करते थे, तभी तो वो चीज उनकी होगी ना। The artist has always been attracted to the fat figures without knowing why. इनका जो अट्रैक्शन था वो फैट फिगर से था, मतलब ये ज्यादा चीजों को ना एक्सैजरेट, जैसे वॉल्यूमेट्री बोला, डिसप्रोपोर्शनेट वॉल्यूमेट्री, ये हर चीज को एक्सैजरेटेड करके, और जैसे एक एनिमल बना रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा फैट फिगर में बना दिया, या जैसे भी आप कह सकते हैं कोई मेन बना रहे, विमेन बना रहे हैं, उन्होंने हर चीज से ये फैट फिगर से बहुत अट्रैक्टेड थे और इनको भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, क्योंकि उनकी सारी स्कल्पचर्स में ये दिखता था कि वो हर चीज को ज्यादा ही, बस समझ आइए। ठीक है। बाकी जाके आप इनके गूगल पे देख सकते हैं, नाम डालिए, उनके स्कल्पचर्स आपको शो होने लगेंगे, आप खुद नोटिस कर पाएंगे। ओके, ठीक है, लिख लीजिए, ये सबको भी लिख लीजिए। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि होगा सिनेमा। ये जो सिनेमा वाला टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा इसके अंदर, बिकॉज इसका ऐसा कंटेंट है ना, ये इतना तो मैं आपको लिखवा ही दूंगी कि एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली आप उसे लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद सिनेमा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटे में ही करवा दूंगी इसे। चलिए देख लीजिए इसे। हाँ, पहली वाली वीडियो से ये वाली वीडियो आपको बोरिंग नहीं लग रही होगी, तो थोड़ा बहुत मैंने भी चेंजेस किया, सीख रही हूँ, टाइम के साथ सीख रही हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट specialized in this field, but I'm trying to do my best to give you the most effective results. Okay, चलो इसको देख लीजिए आप। आपका सिनेमा का टॉपिक ये है, देखो ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम में लिख के आ गया सिनेमा या फिर हिस्पैनिक सिनेमा, ज्यादातर यही लिख के आएगा, सिनेमा या फिर हिस्पैनिक सिनेमा, इस पूरे को वहां लिख के आ जाना और काम खत्म। ठीक है। कुछ कुछ कम कर सकते हो, 1-2 पॉइंट कम कर देना, अगर बहुत ज्यादा आंसर बढ़ा जा रहा है तो पॉइंट कुछ कुछ कम कर देना, बट हेडिंग्स तो आप बिल्कुल यही डाल के आने वाले हो। और इतने में आपका टीचर, आपको दिमाग खराब होगा तो उनका, मतलब मूड खराब होगा उनका, तो 10 में से 8 दे देगा, मूड बहुत अच्छा हुआ तो 9, 9.5 तक भी दे देगा। 10 मार्क्स फुल में से फुल बहुत कम ही दे पाते हैं। ठीक है। तो सिनेमा के अंदर an interesting way to introducing yourself to the Hispanic culture is by film. अगर आपको कोई भी हिस्पैनिक कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस होना है, आपको जानना है स्पेनिश के बारे में, स्पेनिश कल्चर के बारे में, हिस्पैनिक जहां भी लिख के आएगा समझ लेना स्पेनिश की बात हो रही है। ठीक है। स्पेनिश और हिस्पैनिक एक ही चीज है। ठीक है। तो जहां भी आएगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसे फिल्म देख लीजिए, शुरुआत कर लीजिए उसके फिल्म देख के, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ चीजें आएंगी, कल्चर्स, क्योंकि एक ही बार में अब वहां का कल्चर देख रहे होंगे, वहां के म्यूजिक देख रहे होंगे, वहां पे कैसी रिदम होती है, कैसी प्रोनाउंसिएशन होती है, वो सारा का सारा सिनेरियो आपको एक ही बार में परोस के मिल जाता है। तो हम बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो पाते हैं हिस्पैनिक कल्चर के अंदर। Hispanic actors and actresses are also become more and more famous as they appear in many English-speaking films. तो जो हिस्पैनिक एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो सब भी अब बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, बिकॉज वो भी अब इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म्स में आ रहे हैं, मतलब कि ऐसी मूवीज कर रहे हैं, ऐसे फिल्म्स कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश को एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। ठीक है। पहले एक नाम है पेड्रो अल्मोदोवर।
अल्मोदोवर, आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं, बट हाँ यही है स्पेलिंग, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पेड्रो अल्मोदोवर is the most successful and internationally known Spanish film director, screenwriter and producer। तो बोल रहे हैं कि जेंटो बहुत फेमस हैं, सक्सेसफुल भी हैं और इंटरनेशनली बहुत लोग उन्हें जानते हैं एज अ स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर। वो डायरेक्टर भी करते हैं, स्क्रीन राइटिंग भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं फिल्म को। तो इनका नाम बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है एज अ स्पेनिश फिल्म director, screenwriter or producer. That's it. In his well-known movie All About My Mother, तो इनकी एक बहुत ज्यादा फेमस गई थी मूवी 1999 में, इन्होंने इसको बनाया था और उसका नाम था All About My Mother, अपनी मदर के बारे में इन्होंने ये मूवी में ज्यादा था। एंड अल्मोदोवर pays a grand tribute to women and their ability to renew themselves। और ये ज्यादातर ना इनका जो झुकाव है वो women की तरफ ज्यादा है, ठीक है, विमेन की तरफ ज्यादा है कि उनको कैसे रिन्यू करवाया जा सके, उनको कैसे एबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, उसके बारे में ज्यादा इनका झुकाव है। तो उन्होंने जो उनकी बहुत फेमस गई थी वो मूवी फिल्म जिसके बारे में उनको बहुत लोगों ने जाना, उसकी वजह से उनको बहुत लोगों ने जाना, वो भी मदर के बारे में ही थी, एक फीमेल के बारे में थी, वो भी खुद की मम के बारे में, ठीक है। ही इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ वुमेन डायरेक्टर। इनको एज अ वुमेन डायरेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि इनकी ज्यादा से ज्यादा मूवीज होती हैं वो एक विमेन के बारे में होती है, एक फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में होती हैं, ज्यादातर वो मूवीज में देखा जा सकता है। बिकॉज मैनी ऑफ हिज फिल्म फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव फीमेल कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव फीमेल कैरेक्टर को इनका ज्यादा फोकस रहता है। That's it. The regular topics of his film are desire, passion, identity and family। ज्यादातर उनके जो टॉपिक हैं वो ये है। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है तो बहुत बड़ा बुक के अंदर, कुछ गिनती के पॉइंट्स लिखवा दिए जो कि ज्यादा फोकस डालते हैं एग्जामिनर का क्वेश्चन के ऊपर कि हाँ इस बच्चे ने या इस स्टूडेंट ने पढ़ाई अच्छे से करी है, वो दिखता है इन पॉइंट्स के थ्रू, तो मार्क्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लैटिन अमेरिकन सिनेमा, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लैटिन अमेरिका है वहां पे सबसे ज्यादा स्पेनिश के बोलने वाले लोग, स्पेनिश स्पीकर्स रहते हैं। जो हमारी फर्स्ट चैप्टर था, लेक्चर नहीं कह रही हूं, फर्स्ट चैप्टर, ब्लॉक 4 का फर्स्ट चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 13 था, अभी हम 15 पर हैं, उसमें मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है, जिसमें हम फैक्ट्स कर रहे थे। डिस्पाइट हैविंग वेरी मॉडेस्ट बजट, लैटिन अमेरिका इज रिच एंड डाइवर्स। तो जो लैटिन अमेरिका बहुत रिच है, डाइवर्स है, ठीक है। There are some wonderful production and Argentine and Mexican cinema are wonderful, worldwide recognized। और अर्जेंटीना और मेक्सिकन जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत ज्यादा वंडरफुल उनका प्रोडक्शन है। तो बस यही है, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, डायरेक्टली तो लिखा हुआ है, कुछ घुमा फिरा के बोला ही नहीं है उसने, ठीक है। तो ये देखो, इतना ज्यादा परोस के इतना ज्यादा कंटेंट ला के बस ऐसे रख देना और आपको दिखा देना कि लीजिए ये कर लीजिए। कितने मिनट की वीडियो जा चुकी है, 35 के अप्रोक्स जा रही है, ठीक है। 35 मिनट रिकॉर्डिंग पे और पीछे की जो मेहनत वो 1.5 घंटे से ऊपर की जा चुकी है ठीक है। जो भी है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। देखो स्क्रीनशॉट लेने वाली जो आदतें हैं ना उसको प्लीज छोड़ दो, अनुरोध है मेरा आपसे। अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, स्क्रीनशॉट जिंदगी भर स्क्रीनशॉट बन के रह जाते हैं, कभी कॉपी में नोट नहीं होते, जो भी चीज को हम टाल देते हैं। अब ये बहुत घिसी पिटी लाइन है कि बाद के लिए मत छोड़ो, आज ही करूँ, बट इफेक्टिव है, बहुत कॉमन बना दिया इस लाइन को। बहुत डीप मीनिंग है इसका कि स्क्रीनशॉट की तरफ ना ही जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, डायरेक्टली नोट कर ले साथ के साथ, यही एक तरीका है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। फिर जब अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं तो आपके पास बहाने हो जाएंगे। मैं आपके बहाने गिनवाती हूँ ना, इग्नू ने बुक नहीं दी यार, इन्होंने कोर्स तो दिखा दिया, हमें ऑप्शन दे दिया सेलेक्ट करने का और कुछ को तो बिना बताए मिल गया, फिर भी उन्होंने बुक नहीं दी, फेल नहीं होंगे हम ऐसे? अब जब बुक दी ही नहीं तो एग्जाम ले क्यों रहे हैं? आपके मैं बता रही हूँ बहाने, अगर आप इन ना चाहे भगवान ऐसा ना चाहे ऐसा हो, बट मार्क्स अगर कम आते हैं, फेल होते तो आप यही बोलने वाले। दूसरी चीज, इतना ज्यादा लोड था, टाइम ही नहीं मिला, है ना। अब जब मैं आपको हर चीज परोस के दे रही हूँ, बोला था कि ब्लॉक 4 खुद कर लेना, इंग्लिश है सारी की सारी, कुछ नहीं करना, सब कुछ पढ़ोगे आ जाएगा, मैं वो भी आपको परोस के दे रही हूँ। एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है, पूरा एफर्ट्स डाल रही हूँ, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही हूँ आपके लिए, तब भी नहीं करोगे ना तो आपकी गलती है यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लो।
और अगर तमीज से कर रहे हो, साथ के साथ नोट कर रहे हो ना, तो वो आपके मार्क्स में आपको अपने आप दिखेगा। मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं थे ना, मेरे को कहाँ से मिला? मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे कि तुम वीडियो में धीरे धीरे कर रहे हो, मैं डेली डेली एक वीडियो डाल पा रही हूँ, तुम जाके डायरेक्टली बुक से कर लो, ठीक है? वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, हर एक चीज को इतना छोटे तरीके से, इतने बेसिक तरीके से शुरुआत कर रही हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मैं इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अगर इससे ज्यादा भी मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? और मैं बहुत इस बात के लिए खुश हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ना, बच्चे बोलना वो मेरी आदत है, सॉरी फॉर दिस, ओके, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो पढ़ने वाले आ रहे हैं, फालतू के कमेंट मुझे नहीं करते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये मेरे लिए, बिकॉज देखो मेरे को ना भीड़ ना मिले, मुझे भीड़ नहीं मिले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो आ रहे हैं ना वो जेन्युइन आए। मेरे को नहीं चाहिए कि ये देख के आ रहे हैं कुछ भी। आप सब जानते हैं कि क्यों किस तरीके से वीडियोस को देखा जाता है, वो आप सब जानते हैं। इतने बच्चे नहीं हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो ऑब्वियसली चीजें समझते हैं। और मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत तमीज से चीजें कमेंट भी अच्छे करते हैं, और ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते कि मैम आप दिखते कैसे हो। लाइक कुछ पहले के वीडियोस में ना ऐसे आते थे कि मैम ये अच्छा है, मैम आप ये ऐसे हो, मैम आप ऐसे हो। आप मेरे को देखने के लिए ना आए, मेरे कंटेंट के लिए आए तो मैं बहुत खुश रहूंगी। देखने के लिए आ रहे हो तो प्लीज अभी ही अनसब्सक्राइब कर दे, अगर आप करके बैठे हैं तो, ठीक है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जो ऐसे चाहते हैं आप उनके पास जा सकते हैं, बट मेरा सिर्फ मोटिव यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करना है, इसके अलावा और कोई मोटिव मेरा नहीं है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसीलिए आए। और अगर मेरी बातें और मैं जो भी आपको सामने रख पाती हूँ, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, आपको जेन्युइन लगता है, तभी मेरे साथ बने रहे, नहीं तो आप जा सकते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा क्लियर बात शायद ही मैं और किसी वे में कर पाऊंगी, बिना घुमाए घुमाए डायरेक्टली आपके सामने परोस के रख दिया है कि मैं ये चाहती हूँ। बाकी आपके कमेंट्स मुझे बता देंगे लेक्चर कैसा है, कैसी मेरी मेहनत है, कैसी चीज आपको समझ आ रही है, कुछ कमी है तो वो भी बताइए। जैसे कि मैं खुद ही सेल्फ असेसमेंट करती रहती हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो बनाई तो मैं खुद एज अ व्यूअर, ऑब्वियसली चैनल पे नहीं, बट जब मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो होती है फोन में, मैं उसको जरूर एक बार गो थ्रू होती हूँ, चाहे वो कितनी वीडियो बड़ी हो, देखती हूँ कि मैंने कुछ क्या चीज, अगर मैं एज अ व्यूअर देखूं तो मुझे क्या फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग जा रही थी और मेरा अटेंशन खुद उधर से हट रहा था और ज्यादातर स्किप की तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा जो चीज मुझे फेस हो रही है तो शायद वो और सभी को भी होगी ऑब्वियसली। तो मैंने ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की सोची जो कि बोरिंग भी ना लगे और सामने सामने परोस के आपको मिल जाए और चीजें टाइम से आप कर भी सके, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब करेंगे चैप्टर 15 होगा ना, 15 हो चुका है, 16 होगा, 4th चैप्टर होने वाला है ना, लास्ट चैप्टर। ब्लॉक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ छोटी मोटी चीजें हम करेंगे और पीवाई की तो हमें पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगे आपको पेपर, पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगे एक ऐसे लेवल से जहां से आपको लगे कि हाँ ये चीज बहुत आसान हो चुकी है। राधे राधे।